कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ और आज हम शीत युद्ध का क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कराएंगे। और शीत युद्ध का क्वेश्चन नंबर 8 है कि शीत युद्ध के दौरान भारत की अमेरिका और सोवियत संघ के प्रति विदेश नीति क्या थी। ठीक है, ये प्रश्न है। क्या आप मानते हैं कि इस नीति ने भारत के हितों को आगे बढ़ाया है? पहले तो सोवियत संघ और अमेरिका के प्रति उसकी नीति क्या थी, विदेश नीति क्या थी, फिर क्या उसकी उस नीति ने भारत के हितों को आगे बढ़ाया है क्या, इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शीत युद्ध के दौरान, मैं सीधा प्रश्न पे आती हूँ क्योंकि बड़ा प्रश्न होता है और आपका टाइम लग जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शीत युद्ध के दौरान भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवा रहा और बाद में यही उसकी विदेश नीति का आधार रहा। भारत ने शीत युद्ध के दौरान न केवल तटस्थता की नीति अपनाई वरन मध्यस्थता की भी नीति अपनाई, है ना। मध्यस्थता भी की उसने, है ना। ना केवल उसने तटस्थता अपनाई वरन मध्यस्थता भी की। यानी जब उत्तर कोरिया विवाद हुआ था तो बीच में वो मध्यस्थ की भूमिका में रहा था भारत, और उस विवाद को उसने उस समय टाला था। ठीक है, तो चाहे वह उत्तर कोरिया विवाद 1950 हो ही क्यों ना हो, है ना, भारत ने सदैव एक सजग राष्ट्र के रूप में अपने को दोनों गुटों से दूर रखा और नव स्वतंत्र राष्ट्रों का महाशक्तियों में घुसने का विरोध भी किया। यानी यहाँ सीधा सीधा देखते हैं कि क्या था। चूंकि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अगुवा देश था, प्रथम 3 देशों में से था, है ना, मिस्र, युगोस्लाविया, मिस्र और भारत, तीनों के नेताओं ने मिलकर ये आंदोलन की शुरुआत की थी और बाद में बहुत सारे देश हो गए थे। तो ऐसे में वो तटस्थ बना रहा है, यानी दोनों गुटों से दूरी बनाए रखने की उसने सूझबूझ का परिचय दिया था। क्योंकि उस समय जितने भी नव स्वतंत्र राष्ट्र थे उनको 2 रास्ते दिख रहे थे, दोनों में ही जाने का अर्थ था कि वो फिर से अपना अस्तित्व खोने का भय था। तो इस समस्या से उबरने के लिए भारत सहित उन 3 नेताओं ने, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेताओं ने जो रास्ता मध्यस्थ सुझाया वो बहुत अच्छा था उस समय। तो ये सारी चीजें उसने ना केवल तटस्थता, यानी ऐसा कहते हैं कि कई लोग तटस्थ के रूप में लगाते हैं, तटस्थ, न्यूट्रल, दोनों गुटों से दूरी। जैसे कि अमेरिका शुरू में स्वतंत्र हुआ था तो उसने पृथक कर रखा था अपने आप को सभी देशों से, वो किसी से कोई मतलब नहीं रखता था। पर भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने समय समय पर हस्तक्षेप भी किया है, अगर उसे लगा है कहीं पर तो उसने ऐसे सही और गलत का चुनाव करके सही का साथ दिया है। वहीं उत्तर कोरिया विवाद में जो है उसने बीच में मध्यस्थता की भूमिका निभाई, है ना। कई बार तो अपने सैनिक भी युद्ध में भेजे इस दौरान। तो ऐसे में ये नहीं कह सकते कि वो उसने पृथकतावाद को अपनाया, लेकिन तटस्थता, दोनों से दूरी बनाए रखी, ना इसके साथ ना इसके साथ। ठीक, लेकिन इस नीति में थोड़ा सा परिवर्तन 1971 में आया था जिसपे उसकी आलोचना भी हुई थी, उसका तर्क हम आगे चल के देंगे। तो इस प्रकार से भारत ने न केवल दूरी बनाए रखी वरन एक तृतीय विश्व युद्ध को टालने का प्रयास भी किया था, है ना। चाहे वो कोरिया विवाद हो, कांगो विवाद हो, इन सब चीजों में कहीं ना कहीं गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो महत्व था वो दोनों के बीच में एक सामंजस्य, एक सेतु का काम उन्होंने किया था, है ना, जिससे कि तृतीय विश्व युद्ध टल सका। तो चूंकि भारत भी उसी का था, जब आगे चल के वही उसकी भारत की विदेश नीति थी, है ना, निरपेक्षता की, गुटनिरपेक्षता की नीति उसकी विदेश नीति का भी आधार रही थी। तो आगे चलें। भारत ने, ठीक है, भारत की विदेश नीति को कई आलोचकों ने क्या कहा, भारत की विदेश नीति को सिद्धांतहीन राजनीति कहा। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम शुरू करते हैं। भारत ने अपने हित को साधने की गरज से कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, कई आलोचक ये कहते हैं कि भारत ने अपने हित को साधने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण मामलों में जो है चुप्पी साध ली, वहां वो बीच में नहीं बोला। तो इस पे दूसरा तर्क है कि महाशक्तियों के खेमे में, यानी 2 तर्क देते हैं जो विदेश नीति की आलोचना करते हैं भारत की, वो 2 तर्क देते हैं। आप लोग लिख लें ये चीज, मैं यहाँ नहीं लिखा रही हूँ अभी, कि 2 तर्क देते हैं। पहला तो ये कि कई महत्वपूर्ण मामलों में भारत ने चुप्पी साध ली और वो वहां नहीं बोला, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे थे। दूसरा है कि जहां वो कह रहा था कि दोनों गुटों से दूरी बनाए रखेंगे, वहीं वो सोवियत खेमे में कहीं ना कहीं शामिल हो गया, क्योंकि सोवियत संघ से उसका घनिष्ठ संबंध हो गया। और 1971 की जो संधि थी
वो इसका तर्क देते हैं कि ये संधि क्यों कर लिया अगर वो दोनों गुटों में। तो भारत ने इसके पक्ष में दिया है कि हाँ मैंने ये संधि की, लेकिन ये संधि अन्य देशों से संधि के लिए नहीं रोकती। ये कोई ऐसी गुटबाजी वाली संधि नहीं है कि एक गुट में शामिल हो गए तो किसी विश्व के अन्य किसी देश से वो संपर्क नहीं रख सकते। तो ये आलोचना के तर्क हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि 1971 में, है ना, तो आलोचकों के दो तर्क के उत्तर में है ना, भारत ने, मैंने बता ही दिया आपको, ये भी आप नोट कर लें। आगे हम बढ़ते हैं और ये है कि भारत सरकार का यह दृष्टिकोण था कि बांग्लादेश संकट के समय राजनयिक और सैनिक सहायता की आवश्यकता थी, तो इसलिए उसने ये संधि की थी, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं कि क्या भारत की ये विदेश नीति भारत का हित साधने में सक्षम हुई, तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ, भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का हित साधने में सक्षम रही, है ना, सक्षम रही। कैसे सक्षम रही कि भारत जब स्वतंत्र हुआ, तब उसे आर्थिक, सैनिक व तकनीकी सहायता की आवश्यकता थी। और यदि भारत किसी एक खेमे में शामिल हो जाता, तो उसे दूसरे खेमे के देशों से सहायता प्राप्त नहीं हो सकती थी। अतः भारत की यह विदेश नीति भारत के हित साधने में सफल रही, है ना। अब यहाँ क्या कहना है कि दो प्रश्न थे, जुड़े हुए प्रश्न थे प्रश्न नंबर 8 में कि विदेश नीति बताइए। तो हमने कहा कि भारत ने उस समय गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई, तटस्थता की नीति अपनाई, और जो ऐसे नवोदित राष्ट्र जो उन खेमों में शामिल हो रहे थे उनका विरोध भी किया। और तो इस पर विवाद पैदा हुआ। आलोचकों ने कहा कि भाई इधर तो भारत गुटनिरपेक्षता की बात कर रहा है और कहता है कि नहीं, और बीच में मध्यस्थता भी की जैसे कोरिया विवाद में। तो भाई कई ऐसा भारत अपने हितों के हिसाब से अपनी नीति तय करता है, क्योंकि कई अंतर्राष्ट्रीय मामले में वो चुप रह जाता है। और बात करें कि उसके खेमे में शामिल होने की, तो 1971 की जो संधि थी भारत की सोवियत संघ के साथ, तो क्या वो किसी खेमे में घुसने की कोशिश नहीं थी? तो इसके उत्तर में भारत ने कहा कि नहीं, क्योंकि उस समय बांग्लादेश युद्ध के समय, संकट के समय हमें आवश्यकता थी राजनयिक और सैनिक सहायता की, तो उसके लिए हमें एक मित्र की आवश्यकता थी, हमने मित्र बनाया है, लेकिन वो संधि
किसी भी विश्व के अन्य किसी देश के साथ संबंध स्थापित करने में कोई बाधा पैदा नहीं करती है। वो इस प्रकार की संधि, वो द्विपक्षीय संधि थी, ऐसी कोई संधि नहीं थी कि जो भारत की विदेश नीति को प्रभावित करती हो अन्य देशों के साथ संबंध निर्धारित करने में। तो वो आलोचकों के तर्क दिए। उसके बाद प्रश्न था कि क्या भारत की विदेश नीति उसके हित साधने में सफल रही? तो यहाँ हम कहेंगे कि हाँ, क्योंकि उस समय भारत की विदेश नीति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का हित साधने में सक्षम रही, क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ तब उसे आर्थिक, सैनिक व तकनीकी सहायता की आवश्यकता थी, और यदि भारत किसी एक खेमे में शामिल हो जाता तो उसे दूसरे खेमे के देशों से सहायता प्राप्त नहीं हो सकती थी। अतः भारत की यह विदेश नीति भारत के हित साधने में सफल रही। न केवल अमेरिका या सोवियत संघ बल्कि उसके साथ गुट में जितने भी देश शामिल थे उन सभी देशों के साथ एक अनावश्यक रूप से कहते हैं कि वो युद्ध शुरू हो जाता है ना, घोषित युद्ध शुरू हो जाता, और उन देशों के साथ उनके साथ हम संबंध नहीं बना सकते थे और उनसे कोई सहायता प्राप्त नहीं कर सकते। जबकि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत के साथ साथ और भी जितने देश थे स्वतंत्र हो रहे थे सबकी लगभग वही स्थिति थी, चाहे वो शैक्षणिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो, तकनीकी स्तर पर हो, सैन्य क्षमता के स्तर पर हो, सभी चीज़ों में जो है सहायता की आवश्यकता थी। तो ऐसे में भारत ने सूझबूझ और समझदारी के साथ काम किया और अपनी नीति जो है तटस्थता की तो रखी ही, साथ ही साथ समय समय पर एक अगुआ, विश्व में एक तीसरे मोर्चे का अगुआ राष्ट्र भी रहा है ना, और तीसरा रास्ता भी सुझाया। तो ये हम प्रश्न का उत्तर यहाँ लिखेंगे, बीच में दो आलोकों के तर्क जो मैंने नहीं लिखा है वो भी आप शामिल कर देंगे, ठीक है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर रहा। अगला प्रश्न का उत्तर मैं फिर करवाऊंगी अगले वीडियो में, क्योंकि बड़े प्रश्न हैं तो एक वीडियो में एक ही कंप्लीट हो पाता, ठीक है। तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्ते सभी को, धन्यवाद।